अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। और आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजिकल मूव्स हैं, वो सब कुछ सर बताएंगे। और इसके साथ साथ एक और बात है कि जिस तरह टर्की और पाकिस्तान के दरमियान में एक एग्रीमेंट डिफेंस फोर्सेस का जो साइन हुआ था, उसके अलावा अब कौन कौन सी और कंट्रीज़ हैं जो कि मज़ीद एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ साइन कर रही हैं और पाकिस्तान को कितना और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं ये डिफेंस फोर्सेस में। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे सर आमिर से। सर आमिर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप फातिमा? मैं ठीक हूँ। अच्छा, पाकिस्तान के पासपोर्ट की बात करते हैं। पहले तो ये बिल्कुल ही आप कह रहे हैं कि खुदे लाइन लगाया हुआ था एक किस्म का, एकदम सॉरी टू यूज़ द वर्ड, कि बिल्कुल ही हमें इन लोगों ने थर्ड वर्ल्ड नेशन का करके उन्होंने बिल्कुल बैक पे किया हुआ था। हमारे पासपोर्ट पे वीज़ाज़ नहीं लगते, बहुत मुश्किल से वीज़ाज़ निकलते हैं, अगर निकलते भी हैं तो चूँकि पाकिस्तानी इसको तो इन लोगों ने हाईलाइट किया, स्पेशली मुस्लिम्स को। तो अब ये स्ट्रेंथन हो रहा है हमारा पासपोर्ट, वो कैसे? देखिए फातिमा, मैं अपने प्रोग्राम में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो जो आपकी जेंसीज हैं आपकी एज के, उन्हें उन रियलिटीज़ का नहीं पता। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में एक बड़ा अच्छा मुकाम रखता था, पूरी दुनिया में। मुझे अच्छी तरह याद है कि यूके का भी आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ता था, आप कॉमनवेल्थ के प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे जा सकते थे। ओके, ठीक है। इसी तरह मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर अप टू 2003 2004 वहाँ पे एंट्री थी। इसी तरह सिंगापुर में शायद 2001 तक थी, 2002 तक थी, 2002 तक थी। ठीक है। और इस तरह फिर आप हांगकांग में 2004 तक आपकी एंट्री थी। जापान, कोरिया, यहाँ पे आपकी एंट्रीज थी। और एंट्रीज थी विदाउट वीजास। विदाउट वीजास। अब दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट किसे कंसिडर किया गया, वो किया गया सिंगापुरियन पासपोर्ट को, फॉर 192 कंट्रीज। कितना छोटा सा मुल्क है, क्या स्ट्रेंथ है उसकी। उसके बाद जापान एंड साउथ कोरिया, यानी साउथ कोरिया वाले वो लोग जिनसे 1970s तक अमेरिकन कहते थे कि ये साउथ कोरियन आ गए तो अपने जूते छुपा लो, आज वो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट यानी कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की फहरिस्त में दूसरे तीसरे नंबर पे खड़ा है। अच्छा, तो पाकिस्तान ने अपनी ये स्ट्रेंथ कैसे लूज की, हम लोगों ने क्या किया? वी वर वेरी वेरी मिसमैनेज्ड। हम लोगों ने बड़ी मिसमैनेजमेंट की। वो पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान में, हम पैदा तो होते हैं लेकिन हमारी एक ही प्रायोरिटी होती है, हम ये नहीं सोचते कि हमने पाकिस्तान को ठीक करना है, हम ये कहते हैं कि हमने बाहर जाना है, वहां जाके ठीक होना है। और फिर कुछ ऐसे टीवी शोज आ जाते हैं जिसमें वो एक दिन जाके बताते हैं कि जनाब ये बंदा अमेरिका में आया था, ये 30 साल पहले आया था, 40 साल पहले आया था, ये यहाँ पे कपड़े धोता था, आज ये देखिए आज ये बिलियनर हो गया। अच्छा, वो क्या होता है कि आप पूरी की पूरी नेशन को मोटिवेशन नहीं दे रहे बल्कि डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं उसके हक में नहीं हूं। आप एक बंदे के बारे में बात करते हैं, भाई जापान में अगर 2 लाख पाकिस्तानी है, 3 लाख पाकिस्तानी है, उसमें से 1 या 2 या 3 लोग अगर आइकॉन बन भी गए हैं तो वो बाकी जो 3 लाख में से जो बाकी लोग हैं वो तो अभी भी उसी एक अपना हैंड टू माउथ और एक अपना ब्रेड एंड बटर के चक्कर में है। तो ये जो अप्रिसिएशन हम देते रहे अपने फॉरेन जो सेटलर्स हैं, किसी ने ये भी लिख दिया कि जी एक बंदा यूक्रेन गया जी, आज उसके यूक्रेन में बड़े बाग हैं, ये है वो है। यूक्रेन इज दैट कंट्री कि वहां पे कोई इतनी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ नहीं थी। चले अल्लाह ताला ने किसी एक आध बंदे को एक एच दे दिया, 2, और इसमें परसेंटेज भी नहीं है कि आप कहेंगे 2%, 3%, 5%, चंद लोग किसी भी मुआशरे में। लेकिन उसका जो आ रहा था वो इम्पैक्ट ही आ रहा था कि वो पाकिस्तानी, वो बिजनेसमैन, देखिए अब एज अ बिजनेसमैन अगर आपने दुबई भी जाना है तो वो कहते हैं कि आप अपनी बेगम को साथ लेके जाएं, यानी वो दे आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू। तो वो दुबई जहां पे हम बड़े आराम से, एक उनका मरहबा वीजा होता था, हम वहां पे अप्लाई करते थे और बड़े आराम से चले जाते थे। आज हम कहां पे खड़े हैं? लेकिन ये जो स्ट्रेंथन हुआ है ये पासपोर्ट, अब इसके पीछे 2 रीजंस हैं। एक तो हम ये कहेंगे कि जी स्ट्रैटेजिकली वी आर वेरी गेटिंग वेरी स्ट्रांग, हमने इंडिया को फेंटी लगा दी। चले, इंडिया को फेंटी लगाना हमारा हक भी है, हमें लगानी चाहिए इनको फेंटी। तो इंडिया को क्रिकेट मैच में तो फेंटी नहीं लगाई, लेकिन बॉर्डर्स पे फेंटी लगा दी। नहीं, वहां पे भी लगाएंगे, जहां जहां मिलेंगे फेंटी लगाएंगे हम। तो चले, इसमें जो रीजन आती है वो ये आती है कि अब जो हमारी ये मैं क्रेडिट दूंगा वजीरे हमारे दाखिला को,
ओके ये क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी साहब को। FIA ने अब वो जिस तरह पहले तरीके से होता था, अब मुझे बताइए कोई बंदा यहाँ से जा रहा है, वो टिकट लेके जा रहा है मोरितानिया की, भाई मोरितानिया में कौन सा ऑयल निकला हुआ है, तुम मोरितानिया क्या करने जा रहे हो? जाहिर है तुम लोगों ने डंकी लगानी है, तुम लोगों ने वहां से यूरोप के लिए भागना है, तुम कहीं भी जा रहे हो तो क्या मैक्सिमम लोग वहां से डंकी लगाते हैं? डंकी लगाते हैं, और देखिए। डंकी तो बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, बहुत सारे सहरा हैं, दरिया है, समंदर पार करने पड़ते हैं, बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन लोग चूंकि उनको ये नहीं समझ आती कि डोंट नीड टू बी हेल्पलेस, डोंट नीड टू बी इन दिस फेज के आप ये समझे कि यार हमारे होपलेस, आई शुड से रादर देन हेल्पलेस। तो आप इस तरह मत करें। हमारे ये क्रेडिट जाता है वजीरे हमारे दाखिला को, उन्होंने, और विद द कंसर्न और FIA जिस तरीके से, वो पहले की तरह नहीं है। FIA अब आपसे पूछती है, तब एक शख्स कह रहा है कि जी मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा जी तेरे पास पैसे कितने? कहते जी 10 रियाल। अब वो 10 रियाल में यहां से उम्रा करने जाएगा, कहते जी अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला मुझे वहां पे खुद ही रिस्क दे देगा। वो क्या करेगा? वो वहां जाके कौन सा ऐसा काम करेगा और उससे पाकिस्तान की रेपुटेशन कहां जाएगी? मैं एक खातून को मिला, मैं उम्रे पे जा रहा था, तो मेरे से आके ना उसके कोई 8-10 टैचिकेस पड़े। मैं बड़ा परेशान कि ये खातून कहां जा रही है, ये क्या चक्कर है? अब उसे FIA वालों ने उससे पूछा, और मैं आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड ऑल्सो कि यार ये कोई बहुत ही कोई लैंडलॉर्ड है, तो ये 8-10 टैचिकेस लेके जो सऊदी अरब जा रही है, ये उम्रा करने जा रही है, किस तरह जा रही है, या इसकी कोई फैमिली वहां पे है? उन्होंने पूछा, वो कहते हैं, अब पहले ही क्वेश्चन उन्होंने किया ना, तुम क्या करती हो? कहती हूँ मैं हाउसवाइफ हूं। तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है? वो ड्राइवर है। अब उसका हस्बैंड ड्राइवर है, वो खुद हाउसवाइफ है, वो 8-10 टैचिकेस लेके जा रही है, वो किस लिए जा रही है? किस लिए जा रही है? वो किस लिए जा रही है? अगर FIA इस पे पूछती है तो हम लोग इस पे FIA के खिलाफ एक वबाल खड़ा कर देते हैं। कोई वबाल खड़ा करने की जरूरत नहीं है, FIA के पास ये पूरा राइट है। वो आपसे पूछें कि आप लोग जा रहे हो, डू यू हैव अ कैश विद इन योर पॉकेट? आपके पास कोई कैश है? आपके पास कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको लेके आप ट्रैवल करने जा रहे हो? तो अगर पासपोर्ट ये 28 पॉइंट्स ऑलमोस्ट, इसने 28 पॉइंट्स जंप किया है, और आई स्टिल विश के वैसे ही हालात हो सके जैसे हम हांगकांग बिजनेस करने जाते थे। हम वहां पे जाते थे, 3 मंथ्स एंट्री, जस्ट यू नीड टू एंटर देयर, 3 मंथ्स आप वहां पे रह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आज क्या हालात है कि हांगकांग आपको वीजा देने के लिए तैयार नहीं है। आज आपका योर सिस्टर कंट्री विथ यू, चाइना, दे हैव रिस्ट्रिक्टेड यू। हाँ, अब ये भी मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, लोग अक्सर कहते हैं कि चाइना ने आपका वीजा, जी चाइना आपका बड़ा फ्रेंडली कंट्री है, चाइना, व्हाई डिड चाइना रिस्ट्रिक्ट यू फॉर एंटरिंग टू चाइना? नो, दे डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट यू, they have regularized you because many people from Pakistan, they went to China, they went to a border city with Hong Kong called Shenzhen, and from Shenzhen you can just buy, you can just use a ferry, and that is by the containers that you use to move your people, like it is also a donkey to Hong Kong from the container, and once they arrive to Hong Kong, they will apply for a political asylum. And right. There are hundreds of examples like that. So that is one reason why our business community always talk like China have restricted our visas. It is not because the China is not friendly with us. They said that you are okay, you are entitled to enter to China, but this visa is issued to you only for China, but for not other Southeast Asian countries. Okay. So हम लोग गलत थे। तो अगर ये गवर्नमेंट कर रही है तो ये इनिशिएटिव है, ये FIA का भी इनिशिएटिव है। लेकिन हमारे पासपोर्ट इतना डीवैल्यू जो हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी बार एक स्ट्रैटेजिकल रिपोर्ट भी पढ़ी है नेशन वाइड के, हमारा 9th नंबर पे है, कभी बहुत ही लास्ट नंबर पे है हमारा पासपोर्ट, इस तरह करके चल रहा है। क्या इज़ इट गोइंग टू ईज डाउन फॉर अस कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं, अपना पासपोर्ट शो कर रहे हैं तो हमें कोई प्रोटोकॉल के साथ लेके जाएं, या इज़ इट गोइंग टू बी लाइक प्रैक्टिकली विल बी डूइंग दिस कि हमें उनको हमेशा डीवैल्यू ही करना है? मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो उनके फादर ने 1961 में उन्होंने, उनका एडमिशन हुआ एक बड़ी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने वो एक लेटर संभाल के रखा हुआ है कि जब उन्हें वीजा इशू हुआ तो वीजे के साथ एक लेटर था, और उस लेटर में लिखा हुआ था कि वेलकम यू टू विजिट आवर कंट्री। और ये किसने लिखा हुआ था? अमेरिकन एम्बेसी ने। अच्छा।
वो अमेरिकन एम्बेसी जिसको जो आज जहां पे क्यूज लंबी लगी हुई हैं, वही अमेरिकन एम्बेसी 1961 में एक तो आपने धड़ाधड़ पासपोर्ट इशू किए और आपने ये नहीं सोचा कि इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है। ये सिलसिला शुरू कब हुआ? आप 1970 से पहले पाकिस्तान के पासपोर्ट की बहुत वैल्यू थी, क्योंकि हर कोई बंदा पासपोर्ट रख ही नहीं सकता था। यू नीड टू बी इंटाइटल्ड टू गेट अ पासपोर्ट। आप ये नहीं है कि आप सिंपली पासपोर्ट ऑफिस जाएं, आप कहें जी ये मुझे पासपोर्ट बना दें, वो आपसे पूछते थे यू नीड इट फॉर व्हाट। क्या आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं, आप एज अ बिजनेसमैन जा रहे हैं, आप एज अ कोऑर्डिनेटर, आप किस टाइटल में बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, गिव अस द रीजन। आज आपका पासपोर्ट कैसे बनता है? आप जाते हैं, ऐसे सामने बैठते हैं, एक तस्वीर उतरती है, फीस जमा होती है, पासपोर्ट आपकी जेब में आ जाता है 15 दिन बाद, और फिर आपने उसके बाद क्या करना है? फिर हमने क्या करना है? फिर हमने वही डंकीज लगानी। लेकिन डंकीज पे लगाने की जरूरत क्या है? अगर जिन लोगों ने कैनेडियन पासपोर्ट अगर अप्लाई किया, उनको कनाडा का पासपोर्ट मिल जाता है, इमिग्रेशन मिल जाती है, फिर आई गेस वहां पे डंकी लगाने की जरूरत नहीं वो भाई वो तो आप तो बड़े नेक्स्ट प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, इज देयर एनी न्यू एग्रीमेंट जो कि पाकिस्तान साइन करने जा रहा है, लाइक उनसे टर्की के साथ किए, किसी और कंट्री के साथ भी हो रहा है? देखिए, अब टर्की ने आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि यस वी हैड अ स्ट्रेटजी। हमने ये बात कर दी थी कि आज ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया। और इसी तरह आज मैं अपनी लोगों को एक और खुशखबरी शेयर करना चाहता हूं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ओमान के साथ कोई डिफेंस स्ट्रेटेजिकल डील साइन करने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान ओमान को स्ट्रेटेजिकल एमुनिशन सप्लाई करेगा। उसके साथ साथ, अच्छा ये खाली स्ट्रेटेजिकल एमुनिशन नहीं सप्लाई करते, ये उनको साथ उसकी जो होती है ना ट्रेनिंग, वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो एज पाकिस्तान की आर्मी के पास ये है कि ये नहीं कहते कि ये एमुनिशन उठाओ ले जाओ और चले ना चले तुम्हारा, तो ये कहते हैं नहीं, हम आपको इसकी टेक्निकलिटीज भी साथ जो है ना वो सारी सिखाएंगे। तो मैं आज आपके ही प्रोग्राम में ये दोबारा कहना चाह रहा हूँ, वेरी सून यू विल लिसन अ न्यूज, और ये जैसे ही न्यूज आएगी ना उसके बाद आप इंडिया की चीखें सुनिएगा, क्योंकि इंडिया के 7 लाख लोग ऐसे हैं जो कि ओमान में बसते हैं, और उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसे बोरी फिरका की भी है, वो भी बहुत बड़ी तादाद में ओमान में रहते हैं। तो अब मैं ये आज आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं, और ये मेरी चिड़िया चुड़ैल कौवा सब मिलके आपको ये बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान की अगली डील ओमान के साथ होने जा रही है, दैट माइट एक्सटेंड अप टू समथिंग लाइक $3 बिलियन। तो ये जो रोजाना कह रहे हैं ना, ये बहुत सारे लोग तबसरा भी कर रहे हैं फातिमा के पाकिस्तान इतना एमुनिशन लेके कहाँ आएगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, ये किसी दो बंदों के दरमियान डील नहीं हो रही, और इसमें हर चीज जो है ना वो बड़ी सेटल करके चला जाता है। तो ये जो बहुत सारे लोग जो मुजाहिदीन इस वक्त इंग्लैंड और अमेरिका में बैठ के एक खास स्ट्रेटजी के तहत बातें कर रहे हैं, और उनकी बातें मोस्टली किसके लिए होती हैं ये हमें पता है सबको, कि वो किसको डीमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फ़ौज के पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है। ये तो 10 मई से पहले ये भी कहते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज इंडिया के साथ लड़ नहीं सकती थी। अच्छा, फिर लड़ने के बाद फातिमा इन्होंने वो लड़ाई के बाद इन्होंने एक और प्रोपेगेंडा किया कि नहीं जी पाकिस्तान जो कह रहा है सच नहीं बोल रहा। आज वो सच पूरी दुनिया से आ रहा है। वो सच कहां से आ रहा है? टर्की से आ रहा है, इंडोनेशिया से आ रहा है, लीबिया से आ रहा है, लीबिया से आ रहा है, आप जॉर्डन के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है, इराक के साथ वो ये वो सच है कि जो पहले इंडिया नहीं मानता था और कुछ बड़े मुजाहिदीन है वो नहीं मानते थे, तो आज तो ये चीजें बड़ी हया हो गई हैं। बस सर ऐसा ही अब देखते हैं कि नेक्स्ट अपकमिंग डेज में और क्या क्या होता है, और इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।